Hello guys, welcome back to our YouTube channel Youth Academy. I am Roshan Kumar and you can comment any query related to subject. Today we will learn about the concept of shape of the earth. Shape of the earth and latitudes. We will know, हम जानेंगे कि latitudes क्या होते हैं एंड लॉन्गिट्यूड को इस चैप्टर में नहीं रखा गया है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज हम गहराई से समझेंगे कि शेप ऑफ द अर्थ के क्या मायने हैं, हमारी अर्थ की शेप को पहले क्या डिटरमाइंस किए जाते थे, अब क्या समझा जाता है और उसको कौन सा नाम दिया गया है। और लैटिट्यूड्स अक्षांश हिंदी में कहते हैं। किसी भी लोकेशन को जानने में लैटिट्यूड्स के क्या मायने होते हैं ये जानेंगे। अब सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो हमारी अर्थ है उस शेप को हम जियोइड क्यों कहते हैं वो अभी हम देखेंगे। सबसे पहले जियोइड का कॉन्सेप्ट होता था, जो हमारे ग्रीक मानते थे कि जो हमारी अर्थ है वो परफेक्ट स्फेरिकल है, परफेक्ट सर्कल है, एक परफेक्ट स्फेरिकल की शेप है। फिर धीरे धीरे ये हमारे जो स्कॉलर्स हैं ये अपने आप को, जैसे भी हमारी फिलोसफी हो गई, ज्योग्राफी, अपने आप के पियोनियर्स मानते थे। तो उनका मानना था कि जो हमारी अर्थ है उसकी शेप कैसी है, एकदम स्फेरिकल है, एकदम सर्कल में है। फिर 1687 में आइजैक न्यूटन के द्वारा पता लगाया गया, ये भी देखेंगे कि जो हमारी शेप है वो स्फेरिकल ना होके इक्विलेट, जो भी इक्वेटर है वहाँ पर बल्ज है, थोड़ा सा झुकाव है, और जो हमारी नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वहाँ पर चपटी है, फ्लैटन है, यहाँ पर बल्ज है। इसके जो अपनी एक्सिस पे ये घूर्णन करती है। हम जब एनसीईआरटी लेंगे तो उसमें वो एक्सिस को और भी गहराई से जानेंगे। अभी जान लेते हैं, एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होती है जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट करती है, और इसी पे अर्थ क्या करती है, घूर्णन करती है, रेवोल्यूशन करती है, अपने अक्ष पे रोटेशन करती है। हम देखते हैं आगे, बैक टू द टॉपिक। तो हम पढ़ते हैं कि ज्योग्राफी इज अ साइंस दैट अटेम्प्ट्स टू डिटरमाइन अर्थ शेप साइज बाय सर्वेज। ऑब्जर्वेशन के आधार पर हम जो ग्रीक फिलोसफर थे उन्होंने कहा था कि जो अर्थ की शेप है वो कैसी है, स्फेरिकल है, परफेक्ट स्फेरिकल। तो ज्योग्राफी ऑब्जर्वेशन के आधार पर अर्थ की शेप है उसका अंदाजा लगाया गया। बट इन 1687 सर आइजैक न्यूटन के द्वारा पोस्टुलेटेड दैट द अर्थ along with the other planet could not be perfectly spherical। जो अर्थ है साथ साथ जो भी प्लेनेट है वो परफेक्ट स्फेरिकल नहीं, परफेक्ट सर्कल में नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये अपने अक्ष पे घूर्णन करते हैं, रोटेशन करते हैं, जिसके कारण जो इक्वेटर जो रीजन है इसका वो बल्ज, उसमें एक चपटा सा, और नॉर्थ में ये चपटी होने के कारण ये स्फेरिकल शेप का नाम नहीं दे सकते। क्योंकि शेप, अर्थ की शेप अपने आप में एक खास यूनिक फीचर्स बनाती है। अगर हम सैटेलाइट से देखते हैं तो यहाँ के लैंडस्केप अलग दिखाई देते हैं, लैंडफॉर्म, जो भी चीज़ें फीचर्स पाई जाती है अर्थ में, तो इसको अलग ही नाम दिया गया, आगे हम देखते हैं। तो ये परफेक्ट स्फेरिकल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये अपने अर्थ पे रोटेशन, घूर्णन करती है। Until this time, the spherical
परफेक्शन मॉडल वाज अ बेसिक एजम्पशन। इस समय तक क्या था, हम एक अनुमान ही लगा सकते थे कि जो अर्थ है तो वो स्फेरिकल है, उसमें कोई भी फैक्ट इंक्लूड नहीं था। assumption model Newton reasoned that the earth is slightly misshapen है। जो अर्थ की शेप है वो misshapen है, वो सर्कल नहीं है। इट्स स्पिनिंग बाय इट्स स्पिनिंग, घूर्णन के कारण, मेकिंग इट बल्ज दो द इक्वेटर, जो इक्वेटर है वो स्पिनिंग के कारण कैसा बल्ज है। एंड फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड नेम्ड एज, अभी जैसे बताया कि इक्वेटर पे कैसे है फ्लैटन है, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल में इक्वेटर पे कैसे बल्ज है, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल में फ्लैटन है, चपटी है, जिसके कारण ये अपना एक यूनिक शेप बनाती है। और इसको उसने किस शेप का नाम दिया गया, ऑब्लेट और स्फेरोइड। अभी तक इसका नामकरण इन दो शेप के आधार पर किया गया। अब आगे देखते हैं कि जियोइड क्यों रखा गया नाम, हमारी अर्थ की शेप को जियोइड क्यों कहते हैं। शेप ऑफ द अर्थ में आगे देखते हैं। टुडे द अर्थ इज कॉल्ड कंसिडर्ड द जियोइड, मीन्स दैट द शेप ऑफ द अर्थ इज अनइक्वली शेप। जो भी अर्थ की शेप है वो बराबर नहीं है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि जो इक्वेटर पार्ट है वो किलोमीटर में किससे बड़ा है, हमारे पोलर रीजन से। जैसे पोलर रीजन की यहाँ पर डिस्टेंस दे रखी है 12,714 किलोमीटर, और हमारी जो इक्वेटर की डिस्टेंस है वो कितनी है 12,756 किलोमीटर। ये क्वेश्चन भी बनता है इस पे कि जो हमारा इक्वेटोरियल पार्ट है वो पोलर पार्ट से बड़ा है या नहीं, तो इसमें राइट और रॉन्ग के ऑप्शन भी बनते हैं। जो कि हमारा इक्वेटोरियल पार्ट क्या है, पोलर पार्ट से ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है। और ये कितना, इसमें जो डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है, वेरिएशन पाया जाता है, तो हम इसको इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि 12,756 किलोमीटर माइनस 12,714 किलोमीटर, और इन दोनों में से किसी भी वैल्यू को आप रख दीजिए नीचे डिवाइड के लिए। हम रख देते हैं 756 किलोमीटर को ही, किसी भी वैल्यू को रखेंगे तो डिस्क्रिपेंसी 0.3% की ही आएगी लगभग। तो इस आधार पे कहा गया जो डिस्क्रिपेंसी है हमारे अर्थ की वो कितना 0.3 है, वेरिएशन पाया जाता है अनइक्वल होने का, वो 0.3 है। तो इस आधार पे हम इसको स्पेरिकल या सर्कल परफेक्ट स्पेरिकल नहीं मानेंगे। तो आगे देखते हैं कि discrepancy of the earth from the perfect spherical shape is about 0.3%. For most practical purpose, earth may be properly considered as spherical. Indeed, is more nearly a perfect sphere than the most of this sphere with which we come frequent contact. इसमें सेंटेंस में ये समझाया गया है कि जैसे फुटबॉल हम मार्केट में खरीदते हैं, वॉलीबॉल या कोई भी कॉस्को की बॉल, टेनिस बॉल जिसे कहते हैं, फुटबॉल, तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती, इनमें भी वेरिएशन पाए जाते हैं। वॉलीबॉल हो गए, कॉस्को की बॉल, टेनिस बॉल या फुटबॉल, इनमें भी वेरिएशन पाए जाते हैं। लेकिन हम उन बॉल की बात नहीं कर रहे जो फीफा या बड़े बड़े मैचों में, वहाँ तो एकदम परफेक्ट ही होती है, लेकिन जो हम मार्केट में डेली कांटेक्ट में आते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती, उनमें भी वेरिएशन पाए जाते हैं। तो उस आधार पे हमने कहा गया कि हम इसको भी मान ही सकते हैं क्योंकि ज़्यादा फर्क नहीं, 0.3% का ही वेरिएशन पाया जाता है। तो इस सेंटेंस में इसका ये कहा गया। अब देखते हैं फंडामेंटल टू ज्योग्राफी एनालिसिस, अ डेवलपमेंट ऑफ अ कॉम्प्रेहेंसिव एंड लॉजिकल फ्रेमवर्क टू एस्टैब्लिश एक्यूरेट लोकेशन ऑफ एनी अर्थ ऑन द सरफेस।
जैसे हम कोई लोकेशन का पता लगाते हैं तो हम किन आधारों पे लगा सकते हैं, क्योंकि अर्थ तो एकदम, अर्थ का आकार आप जानते हैं कितना बड़ा है, तो हम उसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वैल्यू रखी गई है। सॉरी, तो अब देखते हैं। इमेजिनरी ग्रिड सिस्टम इज एंकर्ड मीन बेस्ड बाय द पोजीशन ऑफ द पोल्स and the equator which are determined by the slight variation from the perfect square। तो जो एक्यूरेट लोकेशन है इसमें काफी सहायता की गई, किसने? इसके बल्जी होने के कारण और फ्लैटन होने के कारण, जिससे जो हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन और जो कॉन्फ्रेंस हुआ था इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस एट वॉशिंगटन डीसी, वो आगे हम देखेंगे 1884 में, उसमें काफ़ी सहायता की गई कि एक परफेक्ट लोकेशन कहाँ से देखी जाए, किसको मानी जाए, या कहाँ का रेफरेंस लिया जाए किसी भी देश को। जैसे हमें यहाँ का, इस कंट्री का पता लगाना है कि ये कंट्री कहाँ पर है, तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ेगा जिसके आधार पर हम कहेंगे ये इसके ईस्ट में है या इसके वेस्ट में है। तो इसमें बहुत हेल्प हुई अर्थ के हमारे बल्जी होने के कारण। अगर ये परफेक्ट सर्कल होती तो काफ़ी कंट्रियों में विवाद हो जाता कि हमारी कंट्री को रेफरेंस पॉइंट माना जाए, बट जो पॉइंट माना गया ग्रीनविच, वो बल्जी होने के कारण हम देखेंगे किन आधारों पर इसको रेफरेंस पॉइंट माना गया। अब देखते हैं, तो इस स्टेटमेंट में यही कहा गया है कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होती तो काफ़ी समस्या होती किसी पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मानने के लिए। तो अब देखते हैं लैटिट्यूड किसने कहते हैं। अब देखते हैं सिलेक्शन ऑफ ग्रीनविच मेरिडियन एज 0 डिग्री मेरिडियन रेफरेंस मेरिडियन बाय द इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस। इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हुआ था 1884 में। उसको ग्रीनविच, जो ईस्ट लंदन में पाई जाती है, एक छोटी सी सिटी है, उसको क्या माना गया? रेफरेंस पॉइंट, 0 डिग्री रेफरेंस पॉइंट माना गया। और इसके क्या मायने हैं? लंदन में ही, लंदन के ही सिटी को क्यों माना गया और किसी कंट्री की क्यों नहीं? इसके ढेर सारे एजम्पशन लगाए जाते हैं कि जो डोमिनेंस था वो इंग्लिश एम्पायर का वो काफ़ी अधिक था, क्योंकि 1884 में आप जानते हैं कि इंग्लिश एम्पायर कितना डोमिनेंसी में था। और एक और कारण माना गया कि वहाँ रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच में पाई जाती है, जो बहुत सारे जो नाविक होते थे, सेलर होते थे, उनके द्वारा ये पहले से ही यूज़ में था कि इसको हम रेफरेंस पॉइंट मानेंगे, इस आधार पे हम जानेंगे कि हम ईस्ट जा रहे हैं या वेस्ट। तो ये पहले से ही यूज़ में था। एक पॉइंट ये हो गया। और दूसरा पॉइंट है कि डोमिनेंसी, जो अभी बताया कि डोमिनेंसी ऑफ इंग्लिश एम्पायर वो अधिक था। इसकी आपको PDF भी मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे यूथ अकेडमी, हम लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे, आप देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं कन्वीनिएंट चॉइस फॉर इंटरनेशनल डेट लाइन। तो यही इसको क्या बनाते हैं? कन्वीनिएंट चॉइस फॉर इंटरनेशनल डेट लाइन। क्योंकि अगर हम, ये ग्रीनविच है, ये 0 डिग्री मेरिडियन भी, इसको प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, 0 डिग्री मेरिडियन भी कहते हैं और ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं, 3 नामों से अधिकतर जाना जाता है। तो जो लैटिट्यूड है, जैसे हम जो भी लाइन ऐसे पैरेलल होती है उसको लैटिट्यूड के नाम से भी जाना जाता है। पैरेलल अलग है, पैरेलल इज अ लाइन। पैरेलल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कभी भी एक दूसरे से टच नहीं होती, रेल की पटरियों की तरह समानांतर जो है एक गति से चलती रहती है। जैसे ये कभी भी एक दूसरे से ओवर क्रॉस नहीं होगी। एक परफेक्ट, इसकी डिस्टेंस है इसके बीच की 1 किलोमीटर, ये परफेक्ट डिस्टेंस में रहती है। और पैरेलल जो है लाइन है, लैटिट्यूड है वो एंगल है। अभी हम जानेंगे, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं,
कोई कोई कहीं कहीं बुक में या फिर कोई टीचर इसको समानांतर भी मानते हैं कि दोनों वर्ड एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, बट ऐसा नहीं है। जो पैरेलल है वो लाइन है और जो लैटिट्यूड है वो एंगल है। अभी हम देखेंगे, और जो सबसे बड़ा अभी वो देखते हैं कि 0 डिग्री ग्रेटर लैटिट्यूड या 0 डिग्री ग्रेट सर्कल कहाँ बनता है। अब देखते हैं, लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस टेकन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। लैटिट्यूड किसे कहते हैं, ये डेफिनेशन आपको याद रखने की आवश्यकता है कि लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस टेकन फ्रॉम द अर्थ ऑफ द टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ। जो लैटिट्यूड होता है वो हमेशा किसमें, नॉर्थ और साउथ फॉर्म में होता है, नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करता है। जैसे ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, इसके ऊपर वाला नॉर्थ पार्ट माना जाता है कि 30 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री नॉर्थ, ये हमारा पोल्स हो जाता है। जो भी एंगुलर डिस्टेंस होती है वो पोल्स पे सबसे ज़्यादा अधिक होती है, और जो इक्वेटर होती है एंगुलर डिस्टेंस वहाँ पे एकदम सबसे कम होती है, 0 डिग्री। तो आप इसमें क्वेश्चन भी बन सकता है कि एंगुलर डिस्टेंस ऑफ द लैटिट्यूड सबसे अधिक कहाँ होगी, पोल्स पे। इसको आप लिख सकते हैं। और जो एंगुलर डिस्टेंस ऑफ लैटिट्यूड सबसे कम कहाँ होगी, इक्वेटर पे। और ये किस पार्ट में, जो मैक्सिमम जो एंगल है लैटिट्यूड वो कितने डिग्री का बनाती है, 90 डिग्री का, और सबसे कम 0 डिग्री। ये 0 डिग्री टू 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो कौन कौन से पार्ट हमें याद रखने की जरूरत है लैटिट्यूड में, कि लैटिट्यूड क्या है, एंगुलर डिस्टेंस है टेकन फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ। कहाँ से लिया गया है, सेंटर, जो अर्थ की सेंटर है वहां से लिया गया है, टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ। डिस्टेंस कौन सी, डायरेक्शन कौन सी याद रखनी है, नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड के मामले में। और डिग्री 0 टू 90 डिग्री काफी है। फर्स्ट इसमें ये बताया गया, फर्स्ट we can project a line from a given point on the earth surface to the center of the earth P and C, and the angle distance between this line and the equator to plane C and is a measure of latitude given point। तो इसमें देखते हैं कि ये अर्थ शेप है, एक डिस्टेंस ली गई हमने, इस सेंटर ऑफ द अर्थ मान लेते हैं, टू द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड P and C, एंगल डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन। जो ये लाइन है इसको हम B पॉइंट मान लेंगे, जो ऐसे क्रॉस करेगी। इसको हम गहराई से भी समझेंगे, बस इसमें ये बताया गया है कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है वो कितने एंगल तक बनाती है, 90 डिग्री एंगल तक। और जो ये वाला पार्ट होता है, जब ये हम मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है, 90 एंगल तक बनाएंगे, 90 डिग्री। और जो ये वाला पार्ट होगा जहां पर B पॉइंट और A पॉइंट अगर हम टच कराएंगे तो उसको हम पैरेलल कहेंगे। जो ये लाइन होती है वो कभी टच नहीं होती। इसका ये मतलब है कि मेजर ऑफ लैटिट्यूड ऑफ अ गिवन पॉइंट। अब आगे देखते हैं। अभी हमने जाना है यहाँ पर कि जो लैटिट्यूड होती है वो किस में मेजर की जाती है, 0 टू 90 डिग्री में। मैक्सिमम जो डिग्री होती है इसकी 90 डिग्री होती है। 90 डिग्री टू साउथ ले लो या फिर नॉर्थ ले लो, ये साउथ 90 डिग्री यहाँ तक, या फिर नॉर्थ ले लो। और डिस्टेंस होती है, सॉरी डायरेक्शन होता है नॉर्थ टू साउथ। अब आगे देखते हैं। और जो लॉन्गिट्यूड होता है उसका डिस्टेंस डायरेक्शन होता है ईस्ट टू वेस्ट, और उसकी डिग्री होती है 0 टू 180 डिग्री। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी हम टॉपिक पे आते हैं लैटिट्यूड के। लैटिट्यूड्स वेरीज फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री। ये भी हमने अभी देखा कहाँ से वेरी करते हैं, 0 टू 90 डिग्री। हमने देखा कि लास्ट जो उसके एंगल बनाती है वो 90 डिग्री का लैटिट्यूड। ये नीचे वाला पार्ट साउथ पोल कहलाता है, ऊपर वाला नॉर्थ पोल। पैरेलल इज अ लाइन कनेक्टिंग ऑल पॉइंट्स ऑफ द सेम लैटिट्यूड। जो ये लाइन है इन्हीं को हम क्या कहते हैं, पैरेलल, जो सारी पॉइंट को कनेक्ट करती है।
बट ये कभी एक पैरेलल लाइन दूसरी पैरेलल लाइन में कभी भी कोलाइड नहीं होती। और 0 डिग्री इक्वेटर पैरेलल इज कॉल्ड, जो 0 डिग्री पैरेलल है उसी को हम क्या कहते हैं, इक्वेटर, यहाँ लिखा गया है। द टर्म पैरेलल इज यूज्ड बिकॉज ऑल लाइंस ऑफ लैटिट्यूड रन पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल लाइन, पैरेलल टर्म यूज क्यों किया गया, क्योंकि जो भी ये लाइन है ये एक दूसरे के पैरेलल है, ये कभी भी टच नहीं होती। पैरेलल उसी को कहते हैं जो दो लाइन आपस में कभी भी ना मिले। तो इस टर्म को इसलिए भी यूज किया गया लैटिट्यूड के मुकाबले। और आपको बताया गया कि जो पैरेलल है वो लाइन है और जो लैटिट्यूड है वो एंगल है, जो एंगल बनाती है। तो आई होप यहाँ तक आपको डिफरेंस पता चल गया हो। अब आगे देखते हैं। लैटिट्यूड, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड इज 181। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितने हैं, जैसे कि ये सर्कल बनाया गया, 90 डिग्री ऊपर 90 डिग्री नीचे 180 प्लस ये 0 डिग्री भी एक लाइन बनाती है तो 1। तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितने हो गए, 181। आई होप यहाँ तक क्लियर हो कि 181 कैसा है। 90 डिग्री जैसे ये 0 डिग्री यहाँ का एंगल बना है, 0 डिग्री को काउंट नहीं करेंगे, लेकिन जो यहाँ तक एंगल बनता है 0 नॉर्थ पोल पे ये 90 डिग्री का बनता है और इस साउथ पोल पे 90 डिग्री का बनता है। तो 90 90 180 एंड ये 0 डिग्री का एंगल काउंट करेंगे तो 181। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितने हैं, 181। जो ग्रेट सर्कल है वो 0 डिग्री, जो इक्वेटर है हमारा उसको ग्रेट सर्कल भी कहते हैं। सबसे बड़ा सर्कल या पैरेलल 0 डिग्री को ही माना जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं कि ग्रेट सर्कल कहाँ पे पाया जाता है, या आप ऑब्जर्व कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। और जो नियरेस्ट पोल्स है, जो नियरेस्ट सर्कल होता है, आपको भी पता है कि धीरे धीरे इसकी डिस्टेंस क्या होगी, घटेगी। तो ये जो सबसे छोटा सर्कल बनाएगा वो कहाँ बनाएगा, पोल्स पे, चाहे वो साउथ पोल हो या नॉर्थ पोल हो। तो यहाँ यही समझाया गया है कि स्मॉलेस्ट सर्कल कहाँ बनाएगा, पोल्स पे, चाहे वो नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो। ये आपको पूरा रिटन मिलेगा, उसकी कोई समस्या नहीं है, बस आप समझिए यहाँ पे। और जो ग्रेट सर्कल बनाएगा वो 0 डिग्री पे बनाएगा, इक्वेटर पे बनाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा लाइन यही होगा ना, क्योंकि बल्ज है हमारी पृथ्वी। अब टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड, अब देखते हैं लैटिट्यूडनल लाइन किसे कहते हैं। यहाँ पे लाइन की बात की गई है, तो टोटल जब क्वेश्चन आए कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल लाइन तो कितनी होगी, 179। अगर टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड पूछेंगे कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितने हैं तो क्या कहेंगे, 181। अब देखते हैं कि 171 कैसे हो जाते हैं, लैटिट्यूडनल लाइन से क्या तात्पर्य है। तो देखते हैं कि हमने बताया कि जो भी नॉर्थ पोल या साउथ पोल है, यहाँ पे जो सर्कल या फिर जो लाइन है वो क्रिएट नहीं होती, वहाँ पॉइंट क्रिएट होता है पूरी तरीके से। तो एक लाइन यहाँ से माइनस हो जाती है नॉर्थ पोल से, और एक लाइन या एक सर्कल यहाँ से माइनस हो जाता है साउथ पोल से। तो दो लाइन माइनस हो गई 181 में, तो कितनी बची, आपको भी पता है 179। तो ये वही कहा गया है कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल लाइन कितनी है, 179। अब देख, ये भी पहले हमने बताया कि तो जो बिटवीन टू लैटिट्यूड्स डिस्टेंस कितनी होती है, इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस 111 किलोमीटर की दूरी होती है हर लैटिट्यूडनल लाइन में, जो एक दूसरे के पैरेलल बनाती है। अब देखते हैं आगे की कहानी। तो चलिए, यहाँ तक काफी था आज के लिए। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चंस आंसर का सेशन हम अलग से भी लेंगे, ये तो बस क्लास के बाद कुछ माइंड फ्रेशनर है। अब देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टार्स इज नियरेस्ट टू द अर्थ। इसमें पूछा है कि जो कौन सा स्टार है वो नियरेस्ट टू द अर्थ है। आपको भी पता है कि सबसे पास में कौन सा स्टार है जिससे हमें ऊर्जा, ऊष्मा, ये सब प्राप्त होती है। तो ये तो एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है कि सन ही होगा, इजी। सन इज ऑल्सो स्टार। हमने 6th क्लास की जब बुक स्टार्ट की थी उसमें भी हमने सन के बारे में पढ़ा था, आगे भी देखेंगे। तो इसमें आई होप कोई समस्या नहीं आई होगी। सबसे इजी क्वेश्चन
आज के लिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टार इज नियरेस्ट टू द अर्थ। इसमें अर्थ के लिए पूछा है तो सन होगा। बट अल्फा सेंचुरी के बारे में भी जान लेते हैं कि जो भी हमारा सोलर सिस्टम है, जिसके अंदर ऑर्बिट के अंदर हमारे जो ग्रह चक्कर लगाते हैं, उसके बाहर सोलर सिस्टम के बाहर का जो भी पास वाला स्टार है उसको कहते हैं अल्फा सेंचुरी। अगर हमारे अर्थ का पूछे तो सन इज द करेक्ट आंसर, बट हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से जो पास का स्टार है उसे कहेंगे अल्फा सेंचुरी। अल्फा सेंचुरी का नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप इसमें क्लियर हो। अब ये दोनों क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद हम आंसर करते हैं। 2 मिनट का समय दिया गया। वाला क्वेश्चन तो इजी था। आई होप इट इज क्लियर ना। तो जो अरस्तु थे हमारे, उन्होंने सबसे पहले कहा कि अर्थ क्या है हमारा, स्फेरिकल। ग्रीक फिलोसफर थे, तो आंसर हो जाएगा एरिस्टोटल। उन्होंने कहा कि अर्थ हमारी क्या है, परफेक्ट स्फेरिकल है, कोई भी बल्जिनेश या नॉर्थ और साउथ पोल में फ्लैट नहीं है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। एंड which one of the following is the continent with the highest mean elevation। जहाँ पर ढेर सारे ऊंचाई स्तर पर कौन सी कॉन्टिनेंट है सबसे, तो ये है अंटार्कटिका। हाईएस्ट एलिवेटेड, एलिवेटेड मीन्स उठा हुआ, एक सतह से अपनी जो सामान्य सतह है उससे ऊंचाई पर। तो ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, अंटार्कटिका। इसके आगे हम देखेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में कौन सा कॉन्टिनेंट जनसंख्या में बड़ा है, कौन अपने जो एरिया है, क्षेत्र है, उसमें बड़ा है। ये पूरी क्लासेस लेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। आज के लिए इतना काफ़ी था। तो धन्यवाद आज की सेशन के लिए, आगे मिलते हैं।